नमस्कार। महाभारती कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA BEd 4th ईयर की क्लास पढ़ेंगे। BA 4th की क्लास पढ़ेंगे और आज अपना जो अध्ययन का विषय है वो इससे पिछली वाली क्लास थी भारत के प्रमुख संविधान यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो प्रमुख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संविधान लागू किए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख अधिनियम और यह प्रमुख अधिनियम का चैप्टर दूसरा है, पार्ट दूसरी क्लास है, पार्ट द्वितीय। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि प्रमुख अधिनियमों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला जो अधिनियम लागू किया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह दूसरा बताया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर। इसके बाद कंपनी सरकार ने दो और अधिनियम पारित किए जिनमें जो छोटे छोटे थे उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस क्रम में आगे चलते जाएंगे। इसके बाद आया था 1786 का अधिनियम। अधिनियम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो अतः उनको सुधार करने के लिए 1786 का जो अधिनियम लाया गया। इसकी प्रमुख बातें थी, पिट ने 1786 में यह अधिनियम पारित करवाया जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। कार्यपालिका के इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई, यानी मुख्य जो सेनापति था ब्रिटिश का उसकी भी शक्तियां गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल विशेष व्यवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है तथा उसे लागू भी कर सकता है। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर कोई निर्णय गवर्नर जनरल को लागू करने के लिए कहा है, अगर गवर्नर जनरल ये मानता है कि यह निर्णय लागू नहीं किया जा सकता विशेष परिस्थिति, तो वह उसे रद्द भी कर सकता है और लागू भी कर सकता है। ये गवर्नर जनरल को जो इनमें बातें अधूरी रह गई थी वो इनमें आकर पूरी कर दी। इस प्रकार यह एक उसका सब्स्टिट्यूट अधिनियम था। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। क्लियर। इस अधिनियम में 1793 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया जिसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। यानी ये 20 वर्ष बाद आया, 1784 के एक वर्ष पहले आ गया 19 वर्ष, वैसे 20 वर्ष के लिए आता था। 1793 का चार्टर एक्ट में कंपनी जो व्यापारिक अधिकार जो व्यापार कर रही थी उसके अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये बात थी। गवर्नर जनरल का बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार स्पष्ट कर दिया। यानी जो गवर्नर जनरल था उसका मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसियां थी उन पर अधिकार स्पष्ट कर दिया, यानी अब वह उनके अधिकार में रहेगी। अगला, यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता तो उसे अपनी परिषद के किसी असैनिक सदस्य में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था। यानी गवर्नर जनरल अगर बाहर जाएगा तो अपनी जो पार्षदों की टीम है उसमें से असैनिक अधिकारी को उस पर नियुक्त करके जाएगा जो उसके कार्य का संपादन करेगा। मुख्य सेनापति को
गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया। यानी जो मुख्य सेनापति था, अब वह गवर्नर जनरल की जो सदस्यता थी वो समाप्त कर दी गई। इन सभी सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से मिलता था, जो 1919 तक जारी रहा। यानी इन सभी को जो वेतन दिया जाता था गवर्नर और उसकी पार्षदों को, वो भारतीय राजकोष से दिया जाता था 1919 के अधिनियम तक। ये प्रमुख रूप से आपके सामने मैंने रखे हैं। फिर इसके बाद ऐसी कोई विशेष घटनाएं नहीं घटी बीच में, नहीं कोई एक्ट आया, नहीं कोई चार्टर आया, न कोई अधिनियम आया। इसके बाद डायरेक्ट जो आया वो 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। समकालीन यदभाव्यम के सिद्धांत तथा अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण से कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त करने के लिए यह 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था। यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट है वह लाया गया था इसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा और जारी रखेंगे। लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद विलियम बेंटिंक के पूर्व भारत के 7 व्यक्ति गवर्नर जनरल पद पर कार्य किया। कॉर्नवालिस के बाद जनरली जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली आदि इस पद पर रहे, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से उनका शासन महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत भेजा। उन्होंने प्रशासन में यथास्थिति बनाए रखी, किंतु लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ब्रिटिश संसद ने 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया। क्योंकि कंपनी शासन के 20 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो लॉर्ड मिंटो के शासन के समय 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो पारित किया गया। कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार बढ़ा दिया। यानी इसमें भी वही बात की गई थी जो इससे पहले 1813 के 1793 के चार्टर एक्ट में की गई थी कि कंपनी की जो व्यापारिक अधिकार हैं वो 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा देते थे। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर समस्त ब्रिटिश प्रजा के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया। यानी पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, व्यापार कर रही थी मुख्य रूप से, अब उसके इस अधिकार को छीन लिया गया और उसकी जगह ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति हो, वो भारत में जाकर अगर व्यापार करना चाहता है तो उसको करने की अनुमति प्रदान कर दी। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही व्यापार नहीं करेगी, चाहे इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी व्यापार करना चाहता है भारत से तो कर सकता है। किंतु ऐसे लोगों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता था, यानी उन पर कुछ शर्तें भी लागू थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। कंपनी का अंतिम सत्ता ब्रिटिश ताज के पास रखी गई। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संचालन करते थे, उनकी शक्ति में वृद्धि कर दी गई, किंतु अंतिम जो निर्णय लेने का अधिकार था वो महारानी या सम्राट के हाथों में ही रहा। किंतु भारतीय प्रदेशों के राजस्व का प्रबंध कंपनी के पास रखा गया। यानी भारतीय जो प्रदेश थे उनके राजस्व संबंधी कोई मामले हैं तो वो कंपनी के पास ही रहेंगे। अगला, कलकत्ता में एक बिशप तथा उसके अधीन 3 पादरियों की नियुक्ति की गई। यानी कलकत्ता में एक बिशप हेड और उसके अंडर 3 पादरियों की नियुक्ति की गई, जिन्हें ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी भारत में अब ईसाई धर्म का जो प्रचार करने की जो सुविधा है वो प्रदान कर दी गई। एक बिशप और 3 पादरियों की नियुक्ति कर दी गई। कंपनी को कहा गया कि वह भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों में विज्ञान तथा साहित्य के प्रचार के लिए तथा पढ़े लिखे भारतीयों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए अलग से निर्धारित करें। यानी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों को पढ़ने लिखने के लिए 1 लाख रुपए अलग से शिक्षा की व्यवस्था कर दी। यानी शिक्षित करना है, इसके लिए 1 लाख रुपए अलग से निकाले जाएंगे। यानी इस एक्ट का महत्व है। यह एक
एक्ट द्वारा ब्रिटेन के निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई, किंतु इससे भारतीयों का तीव्र शोषण हुआ। भारत में कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा, तैयार माल भारत में आने लगा। इसमें उद्योग डगमगाए, फिर गिरे, अंत में समाप्त हो गए। यानी पहले तो उद्योग डगमगाए, फिर गिरे और अंत में समाप्त हो गए। इस प्रकार यह एक्ट लागू किया गया था और इसके बारे में कहा जाता है। पर इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो अक्सर जीके के कंपटीशन में भी आती है। जनरली बता रहा हूँ, जीके की क्लास नहीं है, ये बीए बीएड 4th ईयर की क्लास है। तो जनरली इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य में सुधार और पुनरुत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी इस एक्ट की। तो 1813 का एक्ट, इसमें कंपनी के अलावा समस्त जो ब्रिटेन वासी है भारत में व्यापार कर सकते हैं और भारत के द्वार उनके लिए खोल दिए गए, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कच्चे माल की निर्यात बढ़ी और जिससे भारतीय उद्योग डगमगाए, फिर नीचे गिरे और लगभग समाप्त हो गए, जो भारतीयों का तीव्र शोषण का बोध करा रहा था, जिससे भारतीयों का तीव्र शोषण हो रहा था। इस प्रकार ये 1813 का एक्ट हुआ। क्लियर? अगला है 1833 का एक्ट। का एक्ट 1813 के 20 वर्ष 1833 में हो गए, क्योंकि 1813 के एक्ट में भी 20 वर्ष कंपनी को व्यापार करने का अधिकार बढ़ा दिया। अब 1833 का एक्ट लागू हुआ, जो निम्न प्रकार है। बेंटिक के शासनकाल में ही 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट की अवधि समाप्त हो रही 13 के चार्टर एक्ट की अवधि समाप्त हो रही थी। ब्रिटिश संसद ने 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित कर दिया। इस चार्टर द्वारा भारत के शासन अधिनियम में परिवर्तन किए गए। यह लेजर्स-फेयर के सिद्धांत की छाप थी। लेजर्स-फेयर के सिद्धांत की छाप थी। इस पे नियंत्रण बोर्ड के सचिव मैकाले तथा बेंथम के शिष्य जेम्स मिल का प्रभाव था 1833 के एक्ट पर। क्लियर? इसकी मुख्य बातें जो आपके सामने रख रहा हूं मैं, जिनमें इस एक्ट में कंपनी की अवधि अगले 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दी गई। यानी यह अधिनियम भी अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को और अधिकार 20 वर्षों के लिए प्रदान कर दिए गए, किंतु कंपनी के पास अब कोई व्यापारिक कार्य नहीं रहेंगे। यानी कंपनी के पास अब कोई व्यापारिक कार्य नहीं रहेंगे। व्यापार का जो काम है व्यापारी को सौंप दिया। केवल राजनीतिक कार्य करेगी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती थी अब क्या करेगी? भारत में व्यवस्थाएं बनाने का काम करेगी, प्रशासन का काम संभालेगी, राजनीतिक कार्य करेंगी। भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कंपनी के पास ब्रिटिश ताज, उसके उत्तराधिकारी एवं वंशजों के अमानत के रूप में रहेंगे। यानी भारत का जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश जो राजा है उनके पास अमानत के रूप में रहेंगे। और कंपनी इन क्षेत्रों की मात्र ट्रस्टी होगी। यानी न्यास का सिद्धांत दे दिया। अब कंपनी सिर्फ जो भारतीय जो भूभाग है कंपनी के अधीन उसका सिर्फ ध्यान रखेगी, सार संभाल करेगी और बाकी अधिकार सारे के सारे ब्रिटिश ताज को सौंप दिए गए। इसके बदले में कंपनी को अगले 40 वर्षों तक भारतीय राजस्व का 10.5% लाभांश देना निश्चित किया गया। इसके बदले में कंपनी को 10.5% जो प्रॉफिट होगा वो दिया जाएगा। कंपनी अब प्रसार राजनीतिक कार्य ही करेगी, पर उसको प्रॉफिट में से 10.5% का हिस्सा दिया जाएगा। इस एक्ट से पहले इंग्लैंड में भारत आने वाले के लिए अनेक रुकावटें थी, किंतु इस एक्ट से वह रुकावटें समाप्त कर दी गई। यानी भारत आने के लिए परमिशन ली जाती थी और कुछ आज्ञा ली जानी थी, ऐसे अनेक रुकावटें थी, किंतु इस एक्ट के बाद वह सारी रुकावटें समाप्त कर दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है 1833 के एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कंपनी के साम्राज्य का विस्तार होता गया और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया।
क्योंकि अब पंजाब को छोड़कर लगभग शेष भारत उसके अधीन आ चुका था। यानी अब पंजाब को छोड़कर शेष भारत उसके अधीन आ चुका था। अगला, कानून बनाने की समस्त शक्तियां गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को दे दी गई। यानी गवर्नर जनरल और उसकी जो पार्षद की काउंसिल थी उनको समस्त कानून बनाने का अधिकार दे दिया। इन कानूनों को देश के सभी न्यायालयों द्वारा लागू करवाना अनिवार्य कर दिया, किंतु यह चार्टर एक्ट के उपबंधों में प्रतिबंध नहीं कर सकता था। यानी गवर्नर जनरल कोई भी कानून बना सकता है, न्यायपालिका द्वारा उसे लागू करवा सकता है, किंतु जो चार्टर एक्ट के अधिनियम है उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। यानी ये कंपनी का संविधान है। ब्रिटिश ताज के आदेशों में परिवर्तन नहीं कर सकता, ब्रिटिश संसद के कानूनों के विरुद्ध काम नहीं कर सकता, और संचालकों ने आदेश के विरुद्ध कोई कानून बनाना चाहा तो गवर्नर जनरल को इन विधायी शक्तियों के परिपालन हेतु उसकी कार्यकारिणी के एक नए सदस्य को सम्मिलित किया गया। यानी वह गवर्नर जनरल न तो ब्रिटिश संसद के जो कानून हैं उनको उनके विरुद्ध काम कर सकता है, न ताज के आदेशों के विरुद्ध काम कर सकता है। वह कोई भी कानून बना सकता है भारत में जो कंपनी के हित में हो, पर किंतु चार्टर एक्ट के विरोध में ना हो। प्रशासनिक मामलों में केंद्रीकरण लागू कर दिया गया। यानी प्रशासनिक जो मामले हैं उसमें उत्तरदायित्व केंद्रीकरण की बात की गई, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। गवर्नर जनरल को भारत के सभी प्रदेशों की सरकारों के सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों के आदेश, निगरानी, नियंत्रण के अधिकार दे दिए। यानी कंपनी भारत के गवर्नर जनरल को भारत के सभी प्रदेशों की सरकारें, सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी सभी मामलों में आदेश, निगरानी और नियंत्रण रखने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी वह सर्वे सर्वा हो गया। अगला, वित्तीय मामलों में भी केंद्रीकरण लागू किया गया। प्रेसिडेंसी सरकारों को कर लगाने का तथा खर्च करने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। यानी प्रेसिडेंसी जो सरकार थी, मतलब गवर्नर जनरल के अधीन प्रेसिडेंसियां थी, जो मद्रास और बम्बई, उनको खर्च करने के अधिकार पर भी उन पर रोक लगा दी गई। अब केंद्र सरकार की आज्ञा को ही प्रांतीय सरकार टैक्स लगा सकती थी, इकट्ठा कर सकती थी और खर्च कर सकती थी। यदि प्रांतीय सरकारों का कोई सदस्य गवर्नर जनरल की आज्ञा का उल्लंघन करता तो उसे तुरंत निलंबित किया जा सकता था और पद से भी हटाया जा सकता था। यानी गवर्नर जनरल के आदेश के बिना न कर लगा सकते हैं, न वसूल कर सकते हैं, और अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसको निलंबित कर सकते हैं और यथास्थिति उसे त्यागपत्र भी उससे मांग सकते हैं या उसे जबरदस्ती हटाया भी जा सकता है। भारत को ईसाई जनता के लाभ के लिए मद्रास, कलकत्ता व मुंबई में बिशपों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। यानी पहले तो कलकत्ता में थी, अब मद्रास और बम्बई में भी बिशप की नियुक्ति की गई। भारत सरकार को दास प्रथा समाप्त करने तथा दासों के सुधार के लिए अच्छे नियम बनाने के लिए कहा गया। यानी इस एक्ट में दास प्रथा अवैध घोषित कर दी गई थी। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो इसमें गवर्नर जनरल बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और दूसरी इसमें दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी अब किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता है, कंपनी ने यह आदेश दिया। भारतीयों के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति और रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिए गए। यानी भारतीयों के साथ रंग, जाति भेदभाव जो किए जाते थे वह अब समाप्त कर दिए थे। नस्लीय जो भेदभाव किए जाते थे उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके वंश के बारे में, उनकी जाति के बारे में आदि जो भेदभाव कंपनी द्वारा किए जाते थे वह समाप्त कर दिए। अगला, इस एक्ट में कंपनी का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तन कर दिया गया। अब कंपनी का स्वरूप व्यापारिक न होकर राजनीतिक और प्रशासनिक रह गया। यानी अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, वह राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करेगी, और व्यापार का काम अन्य लोग व्यापारी करेंगे, और उनके जो लाभ का 10.5% है वो कंपनी को दे दिया जाएगा। इस एक्ट में केंद्रीकरण के सिद्धांत का भी काम महत्वपूर्ण नहीं था, जिसके फलस्वरूप स्थानीय समस्याएं राष्ट्रीय समस्याओं में परिवर्तित हो गई। इसके फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ तथा राष्ट्रीय आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। इस एक्ट के बाद मैकाले को कानून के सदस्य के रूप में कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया, जिसमें सारे भारत के लिए फौजदारी और दीवानी कानून बनाने की संहिता तैयार करने को कहा गया। यानी लॉर्ड मैकाले को इसमें इन्वॉल्व किया गया। इस प्रकार यह 1833 का चार्टर है मैंने आपके सामने रखा, और अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण बातें हैं तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं।
20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। कंपनी भविष्य में वाणिज्य व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करेगी। इस अधिनियम में कंपनी के डायरेक्टर के संरक्षण कम कर दिए क्योंकि गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ा दिए। इस अधिनियम में भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। विधि सदस्य के रूप में मेघालय को ग्रहण बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण बात थी। गवर्नर जनरल को ही विधि आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा नियुक्तियों की योग्यता संबंधी मापदंड, कर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। अब इस अधिनियम द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण रूप से ये बातें ध्यान रखता है बच्चों, कभी कभी जीके में क्वेश्चन आते हैं। 3 प्रकार के इनमें क्वेश्चन बने। एक तो चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तीसरा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। ये तीनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। आप बीएड के विद्यार्थी हैं, आगे जाके आप जीके रीड के जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उनमें इस एक्ट से ये 3 प्रमुख बातें आपके लिए आएगी, तो इन्हें याद रखिएगा। क्लियर बच्चों? अगला है 1853 का चार्टर एक्ट का अधिनियम। 1858 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ये भी चार्टर है, चार्टर एक्ट। इस चार्टर ने कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर एक्ट की बात कर रहा हूं। इस अधिनियम ने कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1800 विधान परिषद के 12 सदस्य थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य, 4 पार्षद, 6 सभासद, विधान परिषद के सदस्य आदि। इन 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा 4 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा जो क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में लिया गया। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। वीटो यानी उनको मानने से इनकार कर सकता था। अगर उन्हें लगे यह विधि के विरुद्ध है तो गवर्नर जनरल उसे वीटो कर सकता है। क्लियर? ये संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को वीटो प्राप्त है, वैसी शक्ति उस समय गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। यानी गवर्नर जनरल की जो वीटो की शक्ति है वो आगे चलकर यूएनओ की जब स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उसमें भी इस वीटो शक्ति का प्रयोग आज भी किया जाता है। क्लियर बच्चों? यानी वीटो का मतलब ये होता है कि 5 देशों को वीटो करने का अधिकार है। यानी कोई एक मुद्दा है, उस पर 4 देश एक राय रख रहे हैं, 5वां देश अगर उसे सहमत नहीं है और उसने वीटो कर दिया तो 4 देश की जो अधिकार है, जो मत हैं, उनको भी खारिज कर दिया जाएगा। यानी एक व्यक्ति अगर उसको स्वीकार नहीं करता तो कोई भी उसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये वीटो की शक्ति है जो उस समय गवर्नर जनरल को प्राप्त थी 1853 के चार्टर एक्ट में। क्लियर बच्चों? विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था। परिषद का कार्य गोपनीय सार्वजनिक प्रकृति का था, गोपनीय था और सार्वजनिक प्रकृति का था। गोपनीय भी रखने वाली बात है तो गोपनीय रखेंगे और सार्वजनिक करने वाली बात है तो सार्वजनिक किया जाएगा। 1853 के अधिनियम में संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना करने की बात कही गई थी। अखिल भारतीय संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना करने की बात की गई थी, जिसमें अनेक जो जगह से है चुन चुनकर लोग या नियुक्त करके लोग उसमें आते थे। क्लियर? इस अधिनियम ने कंपनी डायरेक्टरों से नियुक्ति संबंधी अधिकार वापस ले लिए, जिससे डायरेक्टरों का संरक्षण भी समाप्त हुआ। यानी इस अधिनियम ने कंपनी
डायरेक्टरों से नियुक्ति संबंधी अधिकार वापस ले लिए, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उनसे जो कंपनी में नियुक्ति करने के जो अधिकार हैं वो सारे के सारे समाप्त कर दिए। क्लियर? और जिससे डायरेक्टरों का संरक्षण भी समाप्त हो गया। इस प्रकार 1853 का चार्टर एक्ट आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट आता है 1858 का एक्ट। क्लियर बच्चों? 1858 का एक्ट। अठारह के एक्ट की भी कुछ प्रमुख बातें रह गई थी, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम 1858 के एक्ट की बात करेंगे। जो जो चार्टर के नवीनीकरण का समय समीप आ रहा था, संसद में यह मांग बढ़ती जा रही थी कंपनी का इंग्लैंड में दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर दी जाए। यह मांग वस्तुतः ठीक ही थी। डायरेक्टरों के कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। डायरेक्टरों के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड के कारण अनावश्यक देरी होती थी और व्यय भी बढ़ता था। यह मांग भारतीयों में प्रेसिडेंसियों में भी एक आवेदन पत्र में आ चुकी थी। यह सुझाव था कि एक नए राज्य सचिव तथा एक परिषद ही भारतीय कामकाज की देखभाल करे। यह अनुभव किया गया कि 1853 के चार्टर एक्ट में कानून बनाने के लिए स्थापित की गई व्यवस्था में भी परिवर्तन नहीं था। यह मांग की गई गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर नहीं बने रहना चाहिए। ऐसी अवस्था में बंगाल का ही पक्ष लेगा, यानी बंगाल का ही गवर्नर जनरल ना बने। आप भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए तो आप भारत की बात कीजिए। इसके अतिरिक्त देश के प्रदेशीय तथा राजनीतिक परिवर्तन आ चुके थे। सिंध 1843, पंजाब 1849 अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित हो चुके थे। डलहौजी द्वारा बहुत सी रियासतें जिनमें बर्मा, पीगू इत्यादि ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रफल बढ़ गया था। अतः नए प्रदेशों का संवैधानिक प्रावधान भी करना था। यह भी मांग की गई कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, भारतीय लोगों को अपने मामलों में प्रबंध में भाग लेने दिया जाए। इंग्लैंड में इस विचार से कुछ लोग सहमत भी थे। उदाहरण के रूप में 1852 में लॉर्ड डर्बी ने संसद में इस तथ्य पर बहुत बल दिया कि यह हमारा मानवता, परोपकार, नैतिकता और धर्म के नाम पर आवश्यक कर्तव्य है कि सुरक्षा, बुद्धिमत्ता तथा विवेक को ध्यान में रखते हुए जितना शीघ्र हो सके भारतीयों को अपने आंतरिक मामलों में निरीक्षण का कार्यभार धीरे धीरे दे दिया जाना चाहिए। यानी ये हमारी परोपकारिता है, बड़प्पन है, हमारी नैतिकता है कि हम भारतीयों को भारतीय मामले में रुचि लेने का अधिकार, उनको कार्य करने का अधिकार दे दिया जाए। अतः इस एक्ट के संबंध में विचार, यह अधिनियम दो विरोधी विचारधाराओं के बीच एक समझौता था। जो लोग कंपनी को जारी रखना चाहते थे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि कंपनी जब तक संसद ऐसा न चाहे कार्य करती रहेगी। जो लोग कंपनी को समाप्ति चाहते थे उन्हें इस बात से संतोष था कि डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी जाए, जिनमें 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। गणपूर्ति 10 की आवश्यकता थी, अर्थात कुछ डायरेक्टरों ने आए तो क्राउन का प्रतिनिधि अपनी बात मनवा सके। डायरेक्टरों का संरक्षण भी समाप्त कर दिया गया था। वास्तव कार्य विधान परिषद में भारतीय सरकार की पूर्ण रचना को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया था। अधिनियम बनाने की इच्छा के विरुद्ध विधान परिषद एक प्रकार के एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स ही बन गया, जिसमें कार्यकारिणी के कार्य पर आपेक्ष होते थे और उसे गोपनीय पत्रों को भी परिषद के सन्मुख रखना पड़ता था। दूसरे, भारत सचिव का यह सुझाव कि परिषद विधान बनाने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करे स्वीकार नहीं किया गया तथा 1858 में पूर्व डायरेक्टरों तथा भारत सचिव द्वारा प्रस्तावित कानूनों को पारित नहीं किया जाएगा। यानी भारत में जो प्रस्तावित कानून हैं उनको पारित नहीं किया जाएगा। भारत सचिव से इस बात की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। इस अधिनियम को सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि भारतीयों को अपने विषय में कानून बनाने का भी अनुमति दी गई। जैसा कि सर बार्टल फेयर ने कहा था, यह करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाने का प्रयोग था, जिसमें उन्हें केवल विद्रोह के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था कि वे कह सके कि यह कानून हमारे अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। इस प्रकार भारत में
1853 की एक्ट की प्रमुख बातें मैंने आपके सम्मुख रखी है। नेक्स्ट है 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम। के एक्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी को भारतीय प्रदेश का राजस्व का क्राउन की ओर से प्रन्यास के रूप में करना था। यानी 1853 के ये एक्ट में बात कह दी गई कि ब्रिटिश जो भारत में साम्राज्य है वो सारा का सारा ताज के लिए है, कंपनी उसकी न्यास है, मतलब उसको सार संभाल करने वाली है, किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं, अपितु जब तक संसद न चाहे, मतलब ये जब तक रहेगा जब तक संसद चाहती है। इस प्रकार क्राउन जब चाहे कंपनी के ये प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। 1857-58 की क्रांति ने इस मांग को कि व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक शक्ति के रूप में जारी रखना चाहिए और भी शक्ति प्रदान की, यानी कंपनी को लागू रहना चाहिए, क्योंकि 1857 की क्रांति ने इस बात के लिए बल दिया था। इस मांग को ठुकराना नहीं था। जब यह अवसर आया तो क्राउन ने न केवल वास्तविक रूप से अपितु वैधानिक रूप से भारत का नियंत्रण अपने हाथ में लेना पड़ा। एक्ट की प्रमुख धाराएं। इस अधिनियम के अनुसार भारत का शासन साम्राज्य की ओर से एक मुख्य राज्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे अब भारत राज्य सचिव की संज्ञा दी गई, को चलाना था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक परिषद बनाई गई। इसे राज्य सचिव उस समय तक डायरेक्टर्स के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड, दोनों बोर्डों द्वारा मुक्त शक्तियां मिल गई, यानी सारी शक्तियां मिल गई। इस प्रकार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू की गई दोहरी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। राज्य सचिव की परिषद में 15 सदस्यों में से 8 नियुक्त क्राउन को करने थे, यानी ब्रिटिश ताज को करने थे, 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करने थे। अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे लोग हों जो भारत में 10 वर्ष सेवा कर चुके हों, यानी इसमें भी वह सदस्य हों जो भारत में 10 साल तक कंपनी की सेवा कर चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत में आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हैं। क्राउन द्वारा मनोनीत रिक्त स्थानों की पूर्ति क्राउन करेगा, यानी 10 वर्ष का इसलिए मानेगा एक्सपीरियंस के भारतीयों जो मामले हैं उनके प्रति उनकी पूरी जानकारी होगी, क्राउन करेगा। डायरेक्टर द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति परिषद निर्वाचन द्वारा करेगी। सदस्य इस स्थान पर सदाचारी तक बने रहेगा जब तक संसद के दोनों सदनों क्राउन की याचना करने पर ही हटाया जा सकेगा। परिषद की भूमिका केवल परामर्शदाता की ही थी और प्राय बहुत से मामलों में राज्य सचिव की पहल कर सकता था तथा अंतर्गत निर्णय ले सकता था। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय की उपाधि दी गई और यह प्रथम व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग। वायसराय की उपाधि दी गई। यह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। यद्यपि उसका अधिकार क्षेत्र तो नहीं बढ़ा, किंतु मर्यादा अवश्यमेव बढ़ गए। इन अधिनियम द्वारा संरक्षण, क्राउन सह परिषद, राज्य सचिव तथा भारतीय अधिकारियों में भेंट, संशास्त्रित जनसेवा में नियुक्ति, खुली प्रतियोगिता किए जाने लगी, जिसके लिए राज्य सचिव ने जनपद सेवा आयुक्तों की सहायता के लिए नियम बनाए। इस एक्ट के अनुसार भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित कर दिया गया, जिस पर भारत तथा इंग्लैंड के दाव किया जा सकता था या दाव दायर कर सकता था। इस प्रकार यह 1858 का एक्ट लागू हुआ। इसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, अब उसे भारत का वायसराय बना दिया गया, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। जो पहले कंपनी द्वारा गवर्नर जनरल था, अब ताज द्वारा उसे वायसराय की उपाधि मिली और उसके लिए मर्यादा अवश्यमेव हो गई। इस प्रकार हम इस एक्ट के बारे में कह सकते हैं, क्राउन द्वारा 1858 में भारतीय प्रशासन को ले आना एक औपचारिकता मात्र ही था, यथार्थ नहीं। ये एक नाम मात्र की बातें थी, क्योंकि कंपनी का नाम हटाकर ब्रिटिश ताज का रख दिया। जैसे कि हम देख चुके हैं, क्राउन कंपनी पर अपना नियंत्रण क्षेत्र बढ़ाता चल रहा था। मुख्यतः वे नियम जिनके भारत का प्रशासन 1858 के अधिनियम से पूर्व चलता था, ब्रिटिश संसद द्वारा ही बनाए जाते थे। जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल के भारत संबंधी याचना पत्र निर्देशित किया गया था। अंग्रेजी सरकार के पास समय से निर्णय शक्ति थी और भारत में जो कुछ भी किया जाता अथवा नहीं किया गया उसका उत्तरदायित्व उसी पर है। गवर्नर जनरल इस बात को स्पष्ट रूप से जानता था कि यद्यपि कहने को वह कंपनी का नियंत्रण बोर्ड का सेवक है, परंतु वास्तव में ब्रिटिश मंत्रिमंडल और
भारतीय मंत्री जो नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष होता है उसके प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा अंग्रेजी संसद के प्रति रेगुलेटिंग एक्ट हो 1784, 1793, 13, 33, 53, 58 कोई भी चार्टर एक्ट हो उसका महत्व तो रहा। 1853 में पुनः कह दिया गया कि कंपनी भारतीय प्रदेशों को क्राउन की आज्ञा तक प्रन्यास के रूप में संभालते हुए कार्य करेगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। क्लियर। इस प्रकार ये आपके सामने मैंने 1858 का अधिनियम मुख्य रूप से समझाया है। इस प्रकार मैंने 1773, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853 और 1858 के अधिनियमों की विस्तृत व्याख्या कर दी। इसके आगे भी 1909 का अधिनियम इम्पोर्टेंट है, 1919 का अधिनियम इम्पोर्टेंट है, 1935 का अधिनियम इम्पोर्टेंट है। वो हम आने वाली क्लासों में इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करते रहेंगे। आप इस प्रकार इन क्लासों से जुड़े रहना और ये जो मैंने पढ़ाया है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जिससे क्या है कि आपके BA BEd में जो क्लासें थी वो आपको सफलता दिलाए। क्लियर। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।